नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम एक गंभीर विषय पर विमर्श को शुरू करना चाहते हैं। विमर्श का विषय यह है कि क्या भारत में राष्ट्रवाद या भारतीय जनता पार्टीवाद या हिंदुत्ववाद है या फिर केवल और केवल मोदीवाद चल रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि ये चारों चीजें अभी आपको एक जैसा दिखेगा, लेकिन वास्तव में चारों चीज एक, चूंकि मैं एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि चारों में कहीं ना कहीं मौलिक अंतर है। आपको थोड़ा याद दिलाऊं, मैं ले चलते हैं थोड़ा इतिहास के अंदर। 1947 में देश आजाद होता है। देश की आजादी के समय जब संविधान निर्माताओं ने संविधान की रचना की, तो संविधान की जो सोच थी संविधान बनाते समय वो दो तीन चीजों पर निर्भर था। एक तो सबसे पहले था कि भारत एक समाजवादी गणराज्य बनेगा। मतलब यहां पर जो है, यहां पर न पूंजीवाद होगा न साम्यवाद होगा, और एक मध्यम मार्ग लेकर भारत चलेगी। और उस मध्यम मार्ग में समाज के हर वर्गों की बराबर की चिंता की जाएगी, नंबर एक। नंबर 2, विकास का पैमाना। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज से प्रभावित सभी लोगों ने, प्राय लोग सरकार में आए थे, संविधान सभा में जीत कर आए थे। तो वैसे शुरुआती दिनों में गांवों की चर्चा नहीं थी संविधान में, लेकिन बाद में जब इधर लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया गया तो फिर उस पर बहुत लंबी बहस हुई और कुछ विषयों को जोड़ा गया संविधान में। तो गांधीवादी समाजवाद, ग्राम स्वराज और सत्य, अहिंसा, ठीक है, गुट निरपेक्षता, ये सब भारत के मूल एक तरह से जो चिंतन रही है, भारत की ऐतिहासिक चिंतन रही है, उसके आधार पर सरकार बनी, सरकार चलनी शुरू हुई। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये गांधीवादी समाजवाद, ये मध्यम मार्ग, ये सब कुछ कन्वर्ट होता गया नेहरूवाद में। वैसे भी हमारे देश का जो सोच है, देश की जो सोच है, वो सामंतवादी सोच है। हम अपने किसी भी जनप्रतिनिधि में भी अपना राजा देखते हैं। व्यक्ति पूजा हमारे यहां भारत में एक तरह से हमारे डीएनए में है। तो वैसे ये भारतीय परंपरा नहीं है, क्योंकि हमारे यहां कभी भी कोई व्यक्ति पूजा नहीं रही। हमारे यहां कोई एक भगवान हुआ ही नहीं। दुनिया के अन्य सभ्यताओं की तरह अगर मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं, तो अन्य सभ्यताएं जैसे क्रिश्चियनिटी में देखेंगे, अगर जितने भी ईसाई देश है वहां पर एक भगवान है, ईसा मसीह है। इस्लामिक जगत में एक भगवान है, ठीक है, दूसरा कोई भगवान है नहीं वहां पर, ठीक है। लेकिन कम्युनिज्म की बात अगर करें तो कम्युनिज्म में केवल एक ही होता है, पोलित ब्यूरो। उसके फैसले के सामने कुछ नहीं है, तानाशाही है, टैंक चला दिया जाएगा, विरोध करेंगे तो माने वहां भी, इस्लाम में भी और क्रिश्चियनिटी में भी। केवल भारत ही ऐसा है जहां पर कि कहा गया है कि कुछ भी पूर्ण नहीं है। इवन महादेव शिव, जिन्हें देवाधिदेव कहा जाता है, या उनके बारे में भी कहा गया वो भी पूर्ण नहीं है, वो अर्धांग हैं। और उनकी अर्धांगिनी है माता पार्वती, दोनों को मिलकर ही पूर्ण होते हैं। तो हमारे यहां कोई पूर्ण नहीं है। इसीलिए कोई जब पूर्ण नहीं है तो न नीति पूर्ण है, न व्यवस्थाएं पूर्ण है। हर वक्त ये फ्लोटिंग समाज है। ये गंगा की धार की तरह बहती रहती है। इसमें कहीं ठहराव नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने इसे गंदा जरूर किया है, वैसे ही जैसे गंगा को गंदा किया। तो अब गंदा कैसे हुआ, ये उसको देखिए आप। इसको धीरे धीरे जो नीति, विचारधारा, जो सिद्धांत के आधार पर स्थापित जो विचार है, मैं राज्य की बात नहीं कर रहा, जो विचार है, उन विचारों पर व्यक्ति पूजा, व्यक्तिवाद को थोपा गया। मतलब कई ऐसे नीतियों की घोषणा करके उसको, माने एक होता है ना कि माने किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व तो इतना बड़ा दिखाना जिससे कि वो वास्तविकता से बड़ा दिखे, बहुत बड़ा दिखे, ठीक है, बिगर देन लाइफ जो हम कहते हैं ना, कि एक अवतार की तरह दिखे। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी वो अवतार की एक कल्पना करके, चूंकि महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी, तो महात्मा गांधी की हत्या के बाद अवतार बनाना आसान था, तो उसमें सफल हुए। उसके बाद
कुछ ही दिन के बाद हुआ क्या कि पहले क्या होता हुआ 47 से लेकर जब लगभग कह सकते हैं हम कि कुछ ही दिन के बाद जवाहरलाल नेहरू खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए कांग्रेस पार्टी के। और जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से वो हट रहे थे, प्रधानमंत्री तो थे ही, तो अपने बदले इंदिरा गांधी को बना दिया। अब देखिए वहां से क्या हो गया, ये संस्थागत हो गई। अब तक क्या था, अपवाद था, व्यक्तिवाद जो था, व्यक्ति पूजा व्यक्तिवाद, वो अपवाद था। लेकिन जैसे दिन इंदिरा गांधी को जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, बाप प्रधानमंत्री, बेटी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसी दिन ये संस्थागत हो गया। आज स्थिति आप देख सकते हैं पूरे देश भर के अंदर कि अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग पार्टी है। वैसे ही जैसे मुकेश अंबानी की रिलायंस है, महिंद्रा है, गोदरेज है, जिंदल है, ऐसे ही हर व्यक्ति की अपनी अपनी इंडस्ट्री है। वैसे ही यहां भी प्राइवेट लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। कई अधिकतर नेताओं की विचारधारा लगभग खत्म। तो सवाल यह उठ रहा है कि जब कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी, सोनिया गांधी की पार्टी, उसके बाद प्रियंका गांधी के बच्चों की पार्टी होगी, बिहार राजद में देख लिया हमने सब कुछ। आज नीतीश कुमार के रिटायरमेंट की बात हो रही है, तो बात क्या होती है विकल्प के रूप में निशांत कुमार की, जो निशांत कुमार कभी राजनीति में रहे नहीं, सार्वजनिक जीवन में भी नहीं रहे, उन निशांत कुमार की बात होती है नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में। और रेस्ट तो आप सबको पता है, चिराग पासवान, रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, संतोष कुमार सुमन, ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा। अब चर्चा है उपेंद्र कुशवाहा की बहू के बारे में भी कि शायद वो चुनाव लड़ सकती है। खैर ये सब कोई नई बात नहीं है। अब विधानसभा लोकसभा आज भी देखेंगे तो कई नेताओं के बच्चे दरभंगा में, मधुबनी में हुकुमदेव नारायण यादव के बाद उनके बेटा अशोक यादव लगातार 3 बार से सांसद हैं, 2 बार से हैं। तो हर पार्टी कहीं ना कहीं ग्रसित है। तो सवाल ये उठ रहा है, केंद्र स्तर पर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये दूसरी प्रधानमंत्री है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो अंतर क्या है कि जब वाजपेयी का शासनकाल था और मोदी के शासनकाल में, एक अंतर यह है कि वाजपेयी के शासनकाल में सत्ता के कई केंद्र हुआ करते थे। हाँ, यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी को वाजपेयी के कार्यकाल में खुद अपने बलबूते पर बहुमत नहीं मिला था, इतनी बड़ी ताकत नहीं मिली थी जितनी बड़ी ताकत नरेंद्र मोदी को मिली, और परिस्थितियां भी अलग थी। खैर, वाजपेयी के समय में सत्ता के कई केंद्र थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे, आपको पता होगा गोविंदाचार्य का वो बयान, जब उन्होंने कहा था कि वाजपेयी जी केवल मुखौटा हैं। आप किसी व्यक्ति को भाजपा के बारे में जानना हो तो लालकृष्ण आडवाणी से बात कीजिए। मतलब लालकृष्ण आडवाणी सत्ता के प्रमुख केंद्र थे। एक और केंद्र थे, उसके बाद आरएसएस हुआ करता था सत्ता का केंद्र। ठीक है, उस जमाने में भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन महामंत्री हुआ करते थे वो भी एक सत्ता के केंद्र हुआ करते थे। इसके अलावे भारतीय जनता पार्टी में राज्यों में भी छत्रप हुआ करते थे। आपको याद होगा कि गुजरात में शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल, सुरेश, मैं ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं मानता, उसको भी नहीं मानता कि जिस प्रकार के बवंडर वहां पार्टी के अंदर हो रही थी, केवल पद लोलुपता थी वो। लेकिन एक चीज तो था कि एकाधिकारवाद नहीं था किसी व्यक्ति का। क्योंकि एकाधिकारवाद जब होता है तो फिर बात वही आके ठहरेगी जैसे आज क्या है कि आज बीजेपी में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, किसी भी राज्य के छत्रप में यह ताकत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी के समक्ष अपनी जुबान चला दे, विरोध में आ जाए। नरेंद्र मोदी की इच्छा ही भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है, नरेंद्र मोदी की इच्छा ही राष्ट्रवाद की इच्छा है, नरेंद्र मोदी की इच्छा ही हिंदुत्व की इच्छा है, नरेंद्र मोदी की इच्छा है आरएसएस की इच्छा है, नरेंद्र मोदी की इच्छा है पूरे भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है। तो ये जो छवि जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस ने बनाई, वही छवि आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी का बनाने का प्रयास हो रहा है। तो इस बात की मैं चर्चा कर रहा हूं कि अगर ये चीजें होंगी तब तो फिर जो बातें हैं, जो विचारधारा, वैसे ही जैसे आप देखिए ना, आज का कांग्रेस और 47 के कांग्रेस में अंतर क्या है। कांग्रेस जो मध्य मार्ग की राजनीतिक दल थी वो व्यक्तिवाद की राजनीतिक दल बन गई। मतलब मुखे कानून छो, मतलब जो नेता की इच्छा ही नीति बन गई। पहले जवाहरलाल नेहरू की, फिर इंदिरा गांधी की, फिर राजीव गांधी की, फिर संजय गांधी की, फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की।
जिन कामों का जवाहरलाल नेहरू ने घोर विरोध किया, राजीव गांधी ने घोर विरोध किया, राहुल गांधी आज वोट बैंक के लिए उसी काम का भी समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। तो ये व्यक्तिवाद है, केवल और केवल सत्तावाद है ये। तो वही सी रास्ते पर जब नरेंद्र मोदी चल पड़े हैं, संघ दिख नहीं रहा, हिंदुत्व दिख नहीं रहा, हिंदुत्व दिख रहा है केवल राजनीतिक पॉलिटिकल टूल के रूप में। वैसे ही जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ने गांधीवाद का इस्तेमाल किया, ग्राम स्वराज का इस्तेमाल किया, मिक्स्ड इकोनॉमी का इस्तेमाल किया, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम पर जो है भारत की राजनीति केवल केजीबी और सोवियत संघ के इशारे पर चलती रही। जितनी भी आर्थिक नीतियां भारत की सरकार की थी, जब भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक, हर कुछ सोवियत मॉडल ऑफ गवर्नेंस था, कंप्लीटली था सोवियत मॉडल ऑफ गवर्नेंस। और भारत की राजनीति, कोई भी जो उस जमाने के राजनीतिक विद्वान है, पढ़िए थोड़ा, जॉन एम मथाई वगैरह, कई लोग हैं जिनको आप पढ़कर समझ सकते हैं कि भारत में सीआईए और केजीबी के बीच किस प्रकार से युद्ध चला करता था और उसके टूल्स हुआ करते थे हमारे राजनेता देश के अंदर। कांग्रेस में ही दो ग्रुप हुआ करते थे, कुछ लोग केजीबी समर्थक, कुछ लोग सीआईए समर्थक। तो ये सब चीजें जो जितने भी हुई, तो ये खतरा आज राष्ट्रवाद के समक्ष भी, भाजपावाद के समक्ष भी, हिंदुत्ववाद के समक्ष भी, आरएसएस वाद के समक्ष भी है, और यह खतरा है सबसे बड़ा मोदीवाद। वैसे ही मोदीवाद जैसे नेहरूवाद ने निगल लिया, इंदिरावाद ने निगल लिया, गांधीवाद को, ग्राम स्वराज को, पंचशील को, सबको निगल लिया। हठ, चीन नीति ने, जवाहरलाल नेहरू की चीन नीति की हठता ने ही केवल भारत को हजारों एकड़ जमीन चीन के हाथों गंवाने पर बाध्य कर दिया। 62 में जो परिणाम बुरा भुगतना पड़ा भारत को, वो केवल हठ था जवाहरलाल नेहरू का। भारत के जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तिगत हठ ने ही चीन को भी संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्यता दिलवा दिया। तो ये सब कई बातें हैं जिन बातों पर कहीं ना कहीं समाज को, इस देश में विशेष रूप से जो कोई भी ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के आधार पर, इस देश की विचार संस्कृति के आधार पर जो निर्मित, जो जिसे हम कहते हैं ना कि प्राकृतिक विचारधारा है। क्योंकि सबसे पहले क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जन्म हुआ है, लेकिन भारत जन्मी नहीं है, भारत विकास विकसित हुई है और नैसर्गिक भारतीय विचारधारा है, प्राकृतिक है। तो इस भारत की विचारधारा जो है, उस विचारधारा की मृत्यु न हो, जो मारने का प्रयास सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि ये कई संस्कृतियों का समूह है। भारत के हर परंपरा, हर कस्टम को अंधविश्वास की कैटेगरी में रखकर उसकी वैज्ञानिकता पर कभी भी कोई खोज करने का प्रयास नहीं किया गया। हीन भावना भारतीयों में भरी गई। तो इन सब चीजों से अगर नरेंद्र मोदी के चाहने वाले, नरेंद्र मोदी को स्थापित करने और कराने वाले लोग, उनके इर्द गिर्द के लोग अगर इन सब बातों से सावधान नहीं रहेंगे, तो वैसा ही नेहरूवाद के बाद इंदिरावाद, इंदिरावाद के बाद संजयवाद, संजयवाद के बाद राजीववाद, राजीववाद के बाद सोनियावाद और राहुलवाद देखा है जैसे देश ने, वैसे ही आने वाले दिनों में मोदी के बाद अमित शाहवाद, योगीवाद, ऐसे ही देश देखेगा। लेकिन कभी जो है भारतवाद नहीं दिखेगा। तो भारतवाद के समक्ष नेहरूवाद भी चुनौती थी, मोदीवाद भी चुनौती है। वैसे कहा जाता है कि भारतवाद में एक और चीज है, जैसे मैंने बताया, गंगा ये बहती हुई धारा है, ये धारा रुकेगी नहीं, इसमें कचरा डालने का बहुत सारे लोग लगातार प्रयास करते रहे हैं। सत्तावाद हावी है, देखना है कुछ लोग आते हैं फिर इस गंगा की सफाई करने के लिए या नहीं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।